नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वार्तिक टीवी का ये वीकली कार्यक्रम है, वीकली फीचर है। इसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं, अर्थनीति को डिस्कस करते हैं, जिसको हम कंप्लीट मिलाकर देखें, संपूर्णता के साथ देखें तो अर्थशास्त्र को डिस्कस करते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा जो एंटरप्राइज है वो उन लोगों के लिए तो रुचिकर है ही जो राजनीति में रुचि रखते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए खास ये अपरिहार्य प्रोग्राम भी है जो लोग राजनीति से अलग थलग पड़े हुए अपने आप को पाते हैं और राजनीतिक विषयों में रुचि नहीं लेते हैं। हमारी ये कोशिश है, हमारा प्रयास है कि आप सब राजनीति को समर्पित इस प्रोग्राम को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि राजनीति आपको इफेक्ट करती है। आप राजनीति को कितना इफेक्ट कर पाते हैं यह एक अलग बात हो सकती है, लेकिन राजनीति आपको पूर्ण तरीके से इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। और खास तौर पर भारत जैसे देश में, जहां हर पल हर घड़ी हमारी जो राजनीति है वो इन्हीं सियासी चालों और भूचालों से घिरी हुई रहती है। हमारे यहां पर कोई भी फैसला वो बिना राजनीति को प्रेरित हुए नहीं हो सकता है। हमारी आम जनता को लेकर भी जो फैसले होते हैं उनमें वो सारे पहलू होते हैं जो राजनीति में शामिल होते हैं। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि राजनीति को समर्पित, पॉलिटिक्स को डेडिकेटेड ये हमारा प्रोग्राम आप अवश्य देखा कीजिए। और इस प्रोग्राम के जो सूत्रधार हैं वो राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रादित्य सिंह भी इस प्रोग्राम के सूत्रधार होते हैं। और हम हर सप्ताह चंद्राज जी के इस लंबे अनुभव से लाभ उठाते हुए आप तक उनको लेकर आते हैं और हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का राजनीतिक माहौल है और किस तरह से जनता को, आम व्यक्ति को, हमको, आपको सोचना समझना चाहिए। तो चलिए करते हैं इस प्रोग्राम के सूत्रधार चंद्राज जी का स्वागत। थैंक यू साहब, नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्रोग्राम के सूत्रधार चंद्राज जी हैं। मैं केवल इस प्रोग्राम की प्रस्तावना करता हूं और कुछ जो सवाल हैं वो उनके समक्ष रखता हूं। बाकी प्रोग्राम ये उन्हीं के द्वारा संचालित है। तो मैं सबसे पहली जो बात हमारे दर्शकों के लिए चंद्राज जी से जानना चाहूंगा वो ये जानना चाहूंगा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद देश में किस तरह का राजनीतिक माहौल है और आगे क्या इस स्थिति के जो एक परसेप्शन लिया जा रहा है और इसके जो इंपैक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं। तीनों कृषि कानून बने तब सरकार को ये विश्वास था कि हमारे कानून किसानों के गले उतर जाएंगे। समझाने का प्रयास किया, मंत्री गए, तोमर गया, सभी गए, पर किसानों के गले वो नहीं उतरा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मनुष्य चाहता किसी उद्देश्य से है और करवट वो किसी और तरफ से ले जाती है। जब यह कृषि कानून नापसंद किया गया किसानों से तो सड़क पर आ गए, आंदोलन हुआ। एक नहीं, दो नहीं, हजारों किसान आ गए। हरियाणा का आ गया, पंजाब का आ गया, राजस्थान का आ गया, क्योंकि उनकी दुखती रस का नक्श का नहीं किया गया। यह भूल थी, मोदी सरकार की भूल थी। मोदी सरकार ने किसानों की भावना को समझने में देरी की, यह भी उनकी भूल थी। समझने के बाद विड्रॉ करने में देरी की, यह भी उनकी भूल थी। किसानों के साथ वार्ता न करके किसान नेताओं के साथ समग्र विचार विमर्श नहीं किया, यह भी उनकी भूल थी। भूल पर भूल करते गए, करती रही। किस तरह गुस्से में थे, भूखे मरते थे, परवाह नहीं थी। उनके लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। सड़कों पर आ गए, घर की रोटी, घर का खाना, घर का पीना, घर का रहना, और किसानों के फर्क नहीं पड़ता है। खेती तो परिवार के 10 में से दो परिवार कर लेते हैं, बाकी 8 तो फ्री रहते हैं। ऐसे किसानों को, इतने बड़े जमघट को, इतने बड़े समूह को राजनीति से नाराज करके भारतीय जनता पार्टी के मुख खड़ा कर देना, इसके लिए भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार है। इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। अब किसानों को दर्द हो गया, अमरिंदर सिंह को बाद में विद्रोह करना पड़ा, अमरिंदर सिंह ने आके मध्यस्थता की। अब ये भाजपा सोच रही है कि अमरिंदर सिंह को हमने बहुत बड़ा किसान नेता क्रिएट कर दिया है। कर दिया होगा आपने, पर वो किसानों के मन को जो दुख और दर्द हुआ, जो 1 साल तक पीड़ा हुई,
एक साल तक भूखे मरे, एक साल तक सड़कों पर सोए, उस दर्द को रिपेयर कर दे, इतनी क्षमता मेरे अंदर में नहीं है। इसलिए इस जो भी लड़ाई हुई, किसानों का आंदोलन हुआ, इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में चुकानी पड़ेगी। विशेष तौर से जो पंजाब में चुकानी पड़ेगी, हरियाणा में चुकानी पड़ेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुकानी पड़ेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं की तलाश कर रही है जो इस क्षेत्र में इन तबकों को वापस मरहम लगाकर उनके गांवों की यादगार को, उसकी स्मृति को धुंधला करके समाप्त कर दे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि एक गुजर नेता ढूंढेंगे तो पायलट को ढूंढ लेंगे, सिखों का नेता ढूंढेंगे अमृतसर को ढूंढ लेंगे। ऐसे ढूंढने से काम नहीं चलता है। जो घाव लग जाता है वो घाव लगा ही रहता है, उसके निशान रह जाते हैं, उसके स्कार रह जाते हैं, वो मिटते नहीं है। अब जो भी हुआ वो हुआ। भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन के अंदर अपने बेरुख रवैये से, अपने तरीके से, अपनी भूल भुलैया के अंदर किसानों को फंसाने के अपराध से मुक्त होना असंभव है। इसकी कीमत 3 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में चुकानी पड़ेगी। विशेषतः उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर गुर्जर और जाटों का बाहुल्य है, वह भारतीय जनता पार्टी की कीमत चुकाएगी और इसका नुकसान और खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इरादे एक नहीं थे। अब वो कहते हैं कि हमारी बात को समझ नहीं पाए, तो आप समझा नहीं सके। आप किसी को कोई बात समझाते हो और नहीं समझता है तो समझाने वाले की गलती है। आप जाके समझाते, कमेटियां बनाते, किसान नेताओं से मिलते, कई बड़े बड़े नेता हैं उनकी मीटिंग बुलाते, अपने आप को अलग कर लेते, एक कमेटी बना देते, ये किसान नेता जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर हो। पर अकड़ और हैसियत, घमंड और एक तरह से न झुकने वाली आदत, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना कितनी बड़ी गलती थी। किसानों की मांग थी, नहीं मानी उन्होंने। किसानों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना भारतीय जनता पार्टी की भूल थी। नरेंद्र मोदी जैसे जबरदस्त प्रधानमंत्री को भी इसके आगे झुकना पड़ा। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के लिए सबक नहीं है जिन्होंने ये किसान कानून बनाए? बनाने के पहले किसानों की राय ले लेते और उसके बाद गलती हो भी गई तो महीने 2 महीने ही मोदी जी खड़े होकर के जैसे हम बोले वैसे बोल देते, किसान भाइयों जो हो गया तो हो गया, हमसे गलती हो गई, क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीरों का आभूषण है, हमारी भूल के लिए आप हमें क्षमा करो। तो ये घाव इतने गहरे नहीं होते। लगातार साल भर तक इनको रगड़ के रास्ते बंद करके और जाम लगा करके किसानों को गुस्से में डाल करके इसका इलाज तो किया, पर निशान नहीं मिटे। अगर बुद्धिमानी होती, चातुर्य होता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, नीति निर्धारकों में, तो ये घाव नहीं होते। ये मामूली सा मुझे याद है, हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले दर्शकों को अच्छी तरह से पता होगा कि अब इस एपिसोड से जो पहले तीसरा एपिसोड था, उस एपिसोड में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और आपने उस दिन ये कहा था कि इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए और किसानों की सुननी चाहिए सरकार। हमारे इस प्रोग्राम को देखने वालों को याद होगा, और जो कोई नए हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वो पीछे का प्रोग्राम देखकर आज जो हम बात कर रहे हैं उसको जान सकते हैं कि हमने उस दिन भी ये कहा था कि ये गलत हो रहा है, किसानों की जो बात है उसको सुनी जाना चाहिए और सरकार को जो एडामेंसी का रुख है वो दरकिनार करना चाहिए। ये हमने हमारे प्रोग्राम में किया था। अब मैं चंद्रराज जी से ये जरूर जानना चाहूंगा कि चंद्रराज जी, ये जो मामला है, ये तो कृषि कानूनों का जो मसला है, ये तो बहुत सारे दशकों से चला आ रहा है कि इस तरह की खेती होनी चाहिए। उसमें WTO का भी दबाव है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का भी दबाव है, लेकिन जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही इन तीनों कृषि कानूनों को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किसानों की जो मांग है, MSP की जो मांग है, वो अभी भी यथावत जारी है। तो क्या लगता है आपको, ये आंदोलन रुक जाएगा या अभी इसमें वो के वही तत्व मौजूद हैं? ये ऐसा है कि आपको मैं इसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। आप कार चलाते हो तो कार के अंदर आप 36 पाउंड की हवा भर देते हो तो बराबर भागती है। अब धीरे धीरे हवा कम हो रही है तो स्पीड भी कम हो जाएगी, आंदोलन की गर्मी कम हो जाएगी, आंदोलन का जोश कम हो जाएगा, आधी मांगे मान ली गई, MSP का मामला भी हल हो जाएगा। इसलिए उतनी तेजी तो रहेगी नहीं, उतनी गर्माहट रहेगी नहीं। आंदोलन का प्रभाव, आंदोलन की नीड, आंदोलन की जरूरत समय के साथ धीरे धीरे हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसकी धीमे होती हुई रफ्तार को और तेज करने का प्रयास किया
तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब किसान मान ही रहे हैं, एक बार और मान लो, अब किसानों को पूर्ण संतुष्ट करो। अब किसान आधे संतुष्ट नहीं होंगे। आपने किसानों का विश्वास खो दिया है। मोदी सरकार ने किसानों का विश्वास खो दिया है। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है वो जमीन से तभी वापस जुड़ जाता है जब उसकी इच्छा पूरी होती है। मैं चाहूंगा इस एक कानून को या दो कानून को या अन्य कानूनों को कुछ ऐसा करो, किसानों के हित में करो, किसानों को कंपेंसेशन हो जाए, किसानों की मांग से ज्यादा उनको मिल जाए, किसानों की आवश्यकता ज्यादा उनको मिल जाए, किसानों की खुशी का जो पैमाना है कितना ही बड़ा हो उसे पूरा कर दो। वरना मोदी जी, चुनाव में आप देख लेना, किसान वर्ग अगर नाराज हो गया तो जैसा मैं कहता हूं भूकंप आ जाएगा। भूचाल तो ही आया, भूकंप भी आएगा। अब यह आप पर निर्भर है कि किसानों को आप कितना राजी करते हो। एक बार जाट आंदोलन चला था, आपको याद है, आरक्षण को लेकर के छोटा सा आंदोलन था, उस समय छोटे छोटे लोगों ने किया था। आखिर जाकर ये क्या हुआ, मांगनी पड़ी ना मांग। तो कुछ मांगे ऐसी होती है जिन पर ज्यादा लंबा विचार नहीं करना चाहिए, जिनको लालमी खींच नहीं देनी चाहिए, समय रहते उनका उपचार कर देना चाहिए। जैसे कोई आदमी बीमार है और कैंसर की पहली स्टेज पर इलाज नहीं करता है तो दूसरी स्टेज हो जाती है। मैं यही कहूंगा देश के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेताओं से, अब इस भाव को, इस बीमारी को, इस किसानों के द्वारा उत्पन्न की गई समस्या को आप हल कर दो। आप अपनी गलती को भूलो और किसानों के साथ जमैया भरो, उनके गले मिलकर उनके कहो कि हम समझ नहीं पाए तुम्हारी मांग को और तुम समझ नहीं पाए हमारी मांग को। इस गलतफहमी और नासमझी के कारण ये आंदोलन हुआ था। हम खुले दिल से अपनी गलती स्वीकार करते हुए इसे वापस लेते हैं, लेकिन किसानों के हित का नया कानून हम आपसे पूछ कर बनाएंगे। अब ये किसानों के लिए जो कानून बनेगा किसानों की राय से बनेगा, किसानों के विचारों से बनेगा। इसलिए ये थोड़ी है किसानों को छोड़ देंगे कि किसानों के हित के कानून ही बनेंगे, किसानों के हित के कानून ही बनने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ इसका एकमात्र इलाज यही है मोदी जी कि किसानों की समग्र समस्या पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिए वरिष्ठ किसान नेताओं की एक कमेटी बनाओ, एक टीम बनाओ, उसको राजनीति से ऊपर उठकर देखो, क्योंकि हर चीज का समाधान राजनीतिक नहीं होता है, इंसानियत भी होता है, मानवता भी होता है और आवश्यकता भी होती है। वेरी गुड। तो ये तो थी हमारी देश की राजनीति जिस तरह से इन दिनों चल रही है, और उसके ऊपर हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी और आज भी आपके सामने स्पष्ट जो मत सामने आ रहा है वो यही आ रहा है। अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। चंद्रराज जी, राजस्थान में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा पर निकली हुई हैं। क्या लगता है आपको, इस यात्रा के क्या मायने हैं, क्या मैसेज है? वसुंधरा जी अपनी लोकप्रियता का सिक्का जमाने के लिए धर्म की आड़ में अपने मित्रों की सहायता से जमघट इकट्ठा करके अपनी ताकत दिखाना चाहती है। इसलिए, परंतु आपको आश्चर्य होगा, इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई रोल नहीं है। ये गलत है। वसुंधरा जी को यात्रा करने से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से परमिशन लेकर उनका आशीर्वाद लेकर करना चाहिए था। यह तो उनकी भूल है, पर क्या यह बड़ी भूल नहीं है भारतीय जनता पार्टी और संगठन के नेताओं की कि इतने बढ़िया लोकप्रिय नेता को कह दिया कि तुम घर में बैठ जाओ, घर में कैद हो जाओ। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दोनों तरफ गलतियां हैं। अब वसुंधरा जी की धार्मिक यात्रा को राजनीतिक रूप में परिवर्तन करके आगामी चुनाव में उनके चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की जो मांग उनके लोग कर रहे हैं, ये तो उनकी मूर्खता है। क्योंकि जब मोदी जी और अमित शाह पूरे साल तक आंदोलन के बाद किसानों की मांग को बड़ी मुश्किल से माने हैं, तो इस मांग को कैसे मान लेंगे? वसुंधरा जी, इसको दो शक नहीं है कि लोग आपके चाहने वाले हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है कि चाहने वालों की संख्या संगठन के आगे नगण्य है। तो संगठन आपके साथ नहीं है, आपकी यात्रा में नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, पार्टी के जिलाध्यक्ष नहीं है, पूर्ववर्ती लोगों को लेकर के आप ये कर रही हो। आपको क्या मिलेगा इससे? एक तरह से आप आलाकमान को चुनौती दे रही हो, और ये मोदी का आलाकमान चुनौती स्वीकार नहीं करता है। मैं आपका वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोअर एंड सपोर्टर रहा हूं। मैं आपको आज भी राय देता हूं कि इनसे कुछ होना जाना नहीं है। इस भीड़ का कोई मतलब नहीं है, इस भीड़ का कोई अर्थ नहीं है, इस भीड़ का कोई मूल्य नहीं है। अरे भीड़ तो हो जाती है, भीड़ में क्या रखा है?
लेकिन भीड़ के साथ में पार्टी का ठप्पा लगे तब वो भीड़ काम आती है। मैं आज भी कहता हूं, आपने देव दर्शन के लिए किया तो एक साथ क्यों किया? अब एक दिन चली जाती त्रिपुरा जी, 5-10 दिन का गैप डाल देती, उसके बाद चली जाती रामदेवरा, फिर 10-15 दिन का, ये एक साथ लगातार यात्रा करना, ये इसके देव दर्शन को राजनीतिक दर्शन में परिवर्तित करती है। मैं चाहूंगा कि पार्टी के लोगों को वसुंधरा जी की भावनाओं का कदर करते हुए उनको बता देना चाहिए कि अगर आपको यात्रा ही करनी है तो टुकड़ों में करिए। इतने लोगों को एक साथ, वो क्या वो लोग हैं रोजगार अरेंजमेंट करने वाली, वही परनामी, वही यूनुस, वही कमदान, आप क्या कहना चाहती हो, क्या मैसेज देना चाहती हो? हम तो आपके अंदर भगत है। हमने 20 साल में वसुंधरा जी के खिलाफ एक शब्द आगे भी नहीं कहेंगे। हम तो कहते हैं वसुंधरा जी को जरूरत पर खड़े भी रहेंगे, पर वसुंधरा जी अगर कोई काम आप गलत करोगे तो कहेंगे भी। आखिर हमें आप पे रक्षाबंधन बांधे हुए भाई हैं, हमारा भी अपना अधिकार है। ये जो हो रहा है इसमें आपको बड़ी चालाकी के साथ आला कमान के सामने शत्रु के रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें आपका नुकसान है, जबकि आपकी भावना ये नहीं है। मैं जानता हूं कि आप पार्टी की कभी बुराई नहीं चाहोगी। आप राजमाता की पुत्री हो, जिन्होंने इस पार्टी में जान फूकी थी। आज भी आपके तीनों रिश्तेदार पार्टी में बड़े पदों पर है। आपका भाई कैबिनेट मंत्री है, आपकी बहन मंत्री है, इसलिए आप ऐसा नहीं करोगी। लेकिन जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, वो यही कहेंगे आला कमान को, देखिए साहब आपकी बात का तिरस्कार कर दिया, क्योंकि उनके पास तो कहने को कुछ है नहीं। अब जिन 8-9 आदमियों के मुंह धोए हुए हैं, जो मुंह के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक सर्जरी करा करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो तो इसका लाभ उठाएंगे। वो तो देखेंगे कि वसुंधरा हट जाती है तो हमारा ही प्रतिद्वंदी कम होता है। पर वो लोग इतने छोटे हैं कि वसुंधरा जी वो आपके प्रतिद्वंदी नहीं है, वो तो आपके कहीं नजदीक भी नहीं आते। मैं एक को जानता हूं जिस पर हजारों करोड़ का गबन है, एक आदमी है जो अपने शहर के बाहर ही नहीं गया कहीं। ऐसे लोग प्रतियोगिता में आएंगे तो आपके सामने कौन टिकेगा? आपको जाने की जरूरत ही क्या थी? घर बैठे लोग आते, घर बैठे आपको आला कमान बोलता वसुंधरा जी सरकार डूबने वाली है, आप बचा लीजिए। आपने तो बैठे बैठे अपने कंधे पर खुद ने बोझ ढो लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। अब वसुंधरा जी सवाल ये पैदा होता है कि आपका भी मकसद है, पब्लिक मूर्ख नहीं है। पब्लिक जानती है कि यह देव दर्शन की यात्रा आप अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए हाईकमान पे दबाव डाल रही हो, तो जनता भी इसको अप्रिशिएट नहीं करती है। क्या 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 देव दर्शन की यात्रा थी? दुनिया जानती है कि देव दर्शन हर आदमी करता है, मैं भी बहुत देव दर्शन करता हूँ, लेकिन पीछे भावना नहीं होती है। आप अपनी भावनाओं को शुद्ध करिए, देव दर्शन को राजनीति से दूर करिए। आला कमान से कहिए कि राजनीति में मैं आला कमान के निर्देश का पालन करूंगी, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, और आला कमान को भी उनकी इस बात को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्या हुआ जाइए तो 100 आदमी मिलते ही है, वो वही गई है जिसका राजनीति का सोता, दरियाबंद में गई है, बल्लभगढ़ में गई है, उन्हीं इलाकों में गई है, राजसमंद में गई है। क्यों भाई? पूरा हिंदुस्तान बड़ा, जैसलमेर तो नहीं गई, बाड़मेर तो नहीं गई, नोखा तो नहीं गई, बीकानेर तो नहीं गई, उसी क्षेत्र में गई हो। अब मैं आपसे बता दूं आपकी खुद की स्थिति, मैं आपको समझा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनावों के अंदर राजस्थान के अंदर जो 40 में से 36 सीट, 35 सीट कांग्रेस को हराकर मिलती है, वो मारवाड़ की मिलती है। गहलोत की गलतियों के कारण मारवाड़ आपकी गोदी में आया था, अगली बार मारवाड़ इतना गोद में नहीं आएगा आपके। अब ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि मारवाड़ में जब आपने ये किया तो संगठन नाराज हो गया, संगठन तोड़ेगा तो कमर टूटेगी। बाकी एरिया है कौन सा आपका? बीकानेर संभाग में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के 10% वोट नहीं है। पूर्वी राजस्थान में तो सचिन की मेहरबानी से आपकी इतनी सीटें आ गई, सीटें पड़ी कहां थी? जब अगला चुनाव होगा, जंगे मैदान में आएंगे, तब तलवारें निकलेगी, तब महसूस होगा कि आपका क्षेत्र कौन सा है, आपके साथ कौन। कोटा तो बेचारा छोटा सा क्षेत्र है, एक कोटा का आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो भी भागदौड़ कर रहा है, संवैधानिक आवश्यकताओं और मान्यताओं को सूली पर चढ़ाकर दौरे कर रहा है, वो भी कह देगा मैं देव दर्शन कर रहा हूं। आपके यहाँ पर एक आदेश दिया गया था कि यूपी चुनाव तक कोई अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगा, तो फिर जगह जगह नारे क्यों लगे कि मुख्यमंत्री कहता हो, सतीश पुनिया जैसा हो लगे? हजारों लोगों की गई, एक बर्थडे की याद में पूरी पार्टी को यूज करके हजारों लोग जयपुर में क्यों इकट्ठे किए गए? हर एक आदमी अपनी गलती बताना नहीं चाहता और दूसरे की गलती निकालता है। मैं आपको इतना कहता हूं सुभाष जी, आने वाले चुनाव में ये आपने कहा भी, आज ही एक चंद्र वाला कह रहा था कि अशोक गहलोत का चेहरा होगा, साहब में वसुंधरा का चेहरा होगा।
मैं उस चैनल वाले से कह रहा हूं, भाई ये किराए की इरादी कहां से लाते हो तुम? तो मालूम है चेहरा कौन सा होगा? सज्जन होगा या गहलोत होगा? वसुंधरा होगी और कोई होगा? तुमने चेहरा तय कर दिया और घोषणा कर दी। भाई एक बात आप सुन लो, 70 लाख रुपए में तो गूंगे के मुंह से भी रामायण निकल जाती है। कम नहीं होता है। धन का प्रभाव, पैसे का प्रभाव, हर एक को भ्रष्ट करने की धारणा और झूठ बोलने की आदत चंद्रहास सिंह भी में नहीं पड़ता। मैं मानता हूं वसुंधरा एक पोटेंशियल उम्मीदवार है, पर केवल वही उम्मीदवार होगी। मैं ये भी मानता हूं कि सचिन बहुत तगड़ा उम्मीदवार है, पर केवल वही उम्मीदवार होगा। मैं इसकी घोषणा नहीं करता। तो जा रहा हूं 100 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के इरादे ढूंढ कर लाऊंगा। आएंगे उस पर, सबसे पहले दूंगा, आएंगे उस पर आएंगे। अभी एक मेरा और आपसे जो हमारे दर्शकों की जिज्ञासा के बतौर एक सवाल और है, और वो बात जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से मंत्रिमंडल का नया चेहरा सामने रखा है, इसके क्या मैसेज हैं और क्या मायने आपको लग रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं सरकार का ये जो नया चेहरा सामने रखकर? ये नया चेहरा कैसा है साहब? 3 आदमी तो डाले हैं सचिन के, हरीश को हटा करके और उसको लगा दिया, हेमाराम जी को लगा दिया, एक छोटा सा डिपार्टमेंट दे दिया उसको, बजेंद्र ओला को दे दिया। चेहरा वही है, डिपार्टमेंट वही है, वही शांति, वही भ्रांति और वही क्रांति, कोई परिवर्तन ही नहीं है। क्या कर दिया अशोक गहलोत ने? कुछ तो कर ही नहीं पाया, आला का वहां पर छोड़ दिया। अब मुझे आप ये बताइए, इस परिवर्तन के बाद कांग्रेस की ताकत कहां बढ़ी? कांग्रेस की ताकत केवल मीणा और गुजर दो समाज में सचिन की बुद्धिमानी के कारण बढ़ी, और तो कहीं बढ़ी नहीं। मारवाड़ का तो पत्ता ही साफ हो गया। जिस मारवाड़ के अंदर आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, आपने 2 आदमी उससे अकोमोडेट नहीं किए, आपने 2 आदमी प्रमोट नहीं किए। ये कौन सा अशोक गहलोत की चाल है? अब बार बार अशोक गहलोत का नाम लेकर के क्यों पूछते हो? अशोक गहलोत ये पार्ट ऑफ द सिस्टम, ही इज नॉट द टोटल सिस्टम। कर दिया, उसके जज गई। जिसका चल जाता है, जिसका चलता है उसका छक्का, नहीं तो चौका। पर कई बार चौबे जी छगे जी बनने जाते तो दुबे जी बन के रह जाते हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस की परिवर्तन के बाद हुई है। आपको मालूम पड़ जाएगा बहुत जल्दी कि कांग्रेस को इस परिवर्तन से कोई लाभ नहीं हुआ है। लाभ हुआ है तो केवल सचिन पायलट को हुआ है, क्योंकि उसने निष्पक्ष भाव से अपना फैसला दिया। उसने अपने आदमियों के लिए ज्यादा गड़बड़ी नहीं करी। 5-6 दे दिए तो क्या हो गया यार? 28-30 की मंत्री, 7 सलाहकार, 7-8 आ जाएंगे। डिप्टी गवर्नर ने ठीक ही पूछा है, इतने सलाहकार की जरूरत क्या है? आपको आदमी को सलाहकार की जरूरत क्या होती है? जो खुद का दिमाग काम नहीं करता है तब। अरे इतने सलाहकार का इसका मतलब आप तो कोई निर्णय करने में काबिल ही नहीं हो। सारी बात सलाहकारों से ही करोगे या? एक सलाहकार था इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का इतने वर्षों तक, एक अकेला अहमद पटेल। दूसरे सलाहकार की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी तो क्या बता 7 से बढ़ा करके 25 कर दोगे आप। और एक तरीका बताऊं, अगर विधायकों को विद्रोह से रोकना है, बेस्ट तरीका है अशोक जी, 78 पार्लियामेंट्री एडवाइजर बना दो, सबको कैबिनेट रैंक दे दो, सबको सुविधाएं दे दो। बोलेगा ही नहीं कोई। बड़े पेट बोलता नहीं है। जब पेट होता है खाली तो नहीं बचती है थाली। वही स्थिति आ गई यार। आप बताइए क्या मिला इतने सलाहकारों? ये सलाहकार क्या राय देंगे? एक सलाहकार राय देगा भोजन कैसा करना चाहिए, एक सलाहकार राय देगा रात को सोना कैसे चाहिए, एक सलाहकार राय देगा खड़े कैसे होना चाहिए, एक सलाहकार राय देगा बोलना कैसे चाहिए, एक सलाहकार लिखना कैसे चाहिए। यही तरीका है क्या? इन सलाहकारों को उपयोग बताओ। क्या तुम्हारे पास ब्यूरोक्रेट नहीं है? डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं है? तुम्हारे पास और लोग नहीं है? क्या तुम्हारे पास में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं होंगे? भरे पड़े हैं। बढ़ाते जाओ, अपनी जिम्मेदारी घटाते जाओ। मैं अशोक जी आपके इस परीक्षण को बिल्कुल उचित नहीं मानता जी। तो अभी आपने सचिन पायलट का नाम लिया है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये समन्वय बैठाया गया है, जो समन्वय दिखाया जा रहा है, ये समन्वय क्या वास्तविक समन्वय है? और एक और पूरक सवाल कि सचिन पायलट का इसमें क्या भविष्य आप देखते हैं? अरे भाई सचिन पायलट का तो भविष्य है ही। उसकी उम्र उसके पक्ष में है, उसका अंदाज उसके पक्ष में है। वो जहां जाता है जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। क्यों भाई? भविष्य नहीं तो क्यों लगते हैं? आप सुना भी इसी पर तो कूद रही, मेरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो तो करने पर होती है। सचिन जहां जाता है भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मुझे एक कांग्रेस का दूसरा नेता बताओ जिसके यहाँ भीड़ इकट्ठी होती हो। ये ठीक है, आज प्रमोद भाई ने थोड़ी ताकत दिखाई है, ऐसे 1-2 लोग हैं। आप बताइए मुझे, कहाँ भीड़ इकट्ठी होती है? कौन किससे मिलने आता है? कौन किससे जिंदाबाद के नारे लगाता है? सचिन का 25 साल का भविष्य निश्चित है। मैंने पिछली बार कहा था, ये सचिन भाई तुम मेरी बात मान लेना,
राजस्थान मत छोड़ना, तुझे बहकाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, मीठे मीठे लालच दिए जाएंगे, प्रलोभन दिए जाएंगे, राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया जाएगा, स्टेटों का प्रभारी बनाए। ये सब लॉलीपॉप है। तुम्हारी असली हैसियत और औकात सचिन राजस्थान की धरती में है। राजस्थान छोड़ा और तुम्हारा भविष्य खत्म। यह जम के रह गए। 25 साल तक कांग्रेस के एकमात्र वरिष्ठ नेता तुम रहोगे। इसलिए मैं राय देना चाहता हूं। राय देना मेरा अधिकार है। राय तो मैं आपके पिताजी को भी दिया करता था। हमारे राजेश जी की बहुत गहरी दोस्ती थी। उस नाते भी मैं आपको कह रहा हूं, आप राजस्थान छोड़ना मत। राजस्थान इज योर लाइफ, राजस्थान इज योर ब्रेड, राजस्थान इज योर बटर। तो आप राजस्थान में जमे रहो। हो सकता है टाइम लग जाए तो लग जाए, मगर लाइन लगे बाद में अंत तो आपके पक्ष में ही होगा। अब अशोक जी तो बहुत बड़े आदमी हो गए, वो भी 70 पार हो गए, 70 पार हो गए, मैं भी हो गया 75 पार। हम लोगों की तो ऐसी कोई इच्छा है, मेरी तो तीव्र नहीं है। मैं तो संघर्ष को जीवन का आधार मानता हूँ। इसके लिए उम्र का तकाजा नहीं है। मैं तो 90 वर्ष का होकर भी लड़ता रह सकता हूँ, क्योंकि इच्छा नहीं है ना। अब भाई अभी सचिन पायलट, मैं आपको एक राय दे इसलिए दिए राय कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस के अंदर भविष्य के अंदर किसानों का नेतृत्व तो बहुत जरूरी है। आप दे सकते हो, गुजरों का नेतृत्व जरूरी। आपने किस बुद्धिमान से 3 जाट मंत्री बना दिए, 2 मीना बना दिए, तो आपके गुजर में जाट मीना और मिल गए। मारवाड़ में किसको मिलाया? संयम लोढ़ा को मिलाया, वो आपकी पार्टी का आदमी है। ये इंडिपेंडेंट गाय, वो भी कैसे जीता मैं जानता हूँ। वो आपका लॉयल था, वो भी मैं जानता हूँ। अच्छा आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है। पर आप ही बताइए साहब, अशोक जी आपने पूरी बुद्धिमानी का परिचय किया होता तो 4-5 मारवाड़ में कद्दावर आदमियों को अपने साथ जोड़ा होता। आपने जोड़ा ही नहीं। अब इसका दोष किसको दोगे आप? अभी आपने पूछा क्या भविष्य है। मैं भविष्य चाहता हूं अशोक का उज्जवल रहे, सचिन का भी उज्जवल रहे। पर अगर कोई आदमी स्वयं अपने निर्णय में कमी कर लेगा, त्रुटि कर लेगा, तो उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं, आप भी नहीं हो। ये तो उसको सोचना चाहिए था। अरे मारवाड़ में नहीं, नागौर जिले में एक जाट को तो लाते यार। जिस नागौर के जाटों ने 2003 में मैंने मैनिपुलेट किया, वो 57 सीटें जो किसानों की थी, जिसमें एक बार भी भैरू सिंह जी एक सीट नहीं ला पाए, मैंने फॉर्मूला 57 दिया, उसमें से 29 सीट हमने जीती, क्योंकि गले लगाया लोगों को। नागौर में 10 में से 9 जीती, इसे आप सब ले लेते। आप जाना चाहते नहीं, नजदीक लाना चाहते नहीं, नजदीक में लाना चाहते नहीं, अपने संबंध बनाना चाहते नहीं, विरोधियों को गले लगाना चाहते नहीं। वन मैन शो से अशोक गहलोत जी आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और आपने इस मंत्रिमंडल के परिवर्तन में वन मैन शो का पूरा प्रदर्शन किया है, ये उचित नहीं हुआ है। मैं आपका बहुत बड़ा वेल विशर हूं, क्योंकि आप मेरे गांव के हो। आपको तो हमको रिटायरमेंट के बाद साथ ही रहना जिंदगी भर जोधपुर, इसलिए भला चाहता हूं आपका। पर आप भला सुनने को तैयार नहीं हो। अगर भला सुनते तो मेरे घर की चौखट पर आकर के अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, राजेश मिश्रा ने गड़गड़ा करके 10 सीटें मांगी और मैंने दी, तो एक बार मुझे धन्यवाद तो देते। क्योंकि अहमद पटेल आपको दोस्त नहीं था क्या? कि अहमद पटेल आपको फोन नहीं किया था क्या? मगर आपकी आदत ही नहीं है। आप तो वन मैन, एकला चलो रे, तो चलते रहो एकला। हर आदमी महात्मा गांधी जी होता है जो एकला चलता है, पीछे लाखों लोग चले जाते हैं। लोगों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए परिवर्तन से गहलोत का लाभ नहीं हुआ, सचिन का अपूर्ण लाभ हुआ, इस बात में कोई संदेह नहीं। गुड। तो एक आज से हम एक और नया भी एक इसमें ऐड कर रहे हैं एक फीचर। वो फीचर ये रहेगा कि जो राजनीति में नए लोग आना चाहते हैं उनको किस तरह से सोचना चाहिए और क्या तैयारी करनी चाहिए, वो आप हमें बताइए। और हर सप्ताह हम इस तरह का एक आपसे कैप्सूल लिया करेंगे जिससे कि नए लोगों को लाभ मिले। नए लोगों को लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो नए लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। वो इच्छा पद की इच्छा से ना आए, वो अपनी क्षमता दिखाने के लिए आए। इच्छा तो मिल जाएगी, पद होगा तो मिल जाएगा। अब नया आदमी आए और आते क्या मुझे कुछ बना दो, तो ये कोई नाती का बाड़ा नहीं है। जैसे एक बार कहा था बीजेपी के, कांग्रेस के एक नेता ने, अरे भाई आओ, काम करो, मेहनत करो, जमो, पार्टी में विचार करो, अपने पक्ष के नेताओं का समर्थन करो, जो नहीं मानता उनको ठोकर मारो, तब आप जगह में आओगे। जगह ऐसे नहीं मिलती है पार्टी में। हमारे को 50 साल का संघर्ष करना पड़ता है जब जगह मिलती है। 50 साल से ज्यादा संघर्ष किया, 60 साल राजनीति में हो गए, फिर भी हम मुकाम पर कहाँ पहुंचे। हमारा तो संतोष बहुत बड़ा है, इसलिए हमने मुकाम मान लिया। जहां पहुंचे भाई हमारा मुकाम, तो संतोष कैसे होगा? ये तो भाई नए लोगों को डिपेंड है। बड़े नेताओं की ड्यूटी है, हर आदमी बड़ा नेता एक आदमी अपने क्षेत्र का चुने, उसको बुलाए, उसको मौका दे, उसको अवसर दे, उसको ट्रेंड करे, तब जाकर क्या कहीं आप बेचारे आएंगे। नए आदमी तो सेवा में लग जाते हैं। कोई नेता कहता जा रहे चाय का कप ले गया, कोई कहता जा रहे शरबत बना के ला, तो उनको नौकरों की ट्रेनिंग दे रहे हो, साथियों की जगह,
तो नेता नहीं बनेंगे। साथी बनाओ उनको, सर्वेंट मत बनाओ, सपोर्टर बनाओ उनको, फॉलोवर बनाओ। ये सब नहीं करो, नए नेता कहां से पैदा होंगे? बड़ी मुश्किल से 50 साल में एक सचिव पैदा हुआ है। हमने तो संघर्ष किया, मगर हमने पद की आकांक्षा हमारे ही नहीं कभी। हमने जो चाह हमने प्राप्त किया, पर ऐसे लोग बहुत कम है। हम चाहते थे कांग्रेस में ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनना, बन गए। हम चाहते हैं हरदेव जोशी की मिनिस्ट्री बन जाए, मिनिस्ट्री का रैंक मिल जाए, मिल गया। हम चाहते थे वसुंधरा के राज में कैबिनेट मंत्री बन जाए, बन गए। हार देखा ही नहीं कभी। ये सबक नए नेताओं को दो, कोशिश करोगे तो मिलेगा, नहीं मिले तो मांग के लो, मांग के नहीं मिले तो छीन के लो। अपनी सत्ता, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करो। ये जिस दिन फॉर्मूला नए नेताओं के मन में आएगा, तब नेतृत्व की एक नई मिसाल पैदा होगी, एक नई श्रेणी के कार्यकर्ता नेता के रूप में पैदा होंगे सुभाष से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। और वरिष्ठ नेताओं के लिए भी एक मैसेज है कि आप नई पीढ़ी को ग्रूम करें, उनको आगे बढ़ाएं, राजनीतिज्ञ बनाएं, ना कि एक तरह से जैसा चंद्रा जी ने कहा कि नौकर चाकर टाइप का उनसे काम करवाएं। नौकर चाकर का काम कराएंगे तो नौकर चाकर बनेंगे, वो राजनीतिज्ञ नहीं बनेंगे। इफ यू गिव पीनट्स देन यू विल हैव मंकीज, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। तो ये हमारे पुराने जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी एक मैसेज है। अब चूंकि ये प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल और उसके सूत्रधार चंद्राज जी हैं, इसलिए मैं चंद्राज जी से आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई बात जो मैं न पूछ पाया हूं वो अपनी बात कह लें, फिर हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि समय को निकलने दो, आपसी मतभेद मिटाओ, भाजपा में भी फूट को मिटाओ, कांग्रेस में भी फूट को मिटाओ। ये दिखावटी की दोस्ती और दिखावटी की नौटंकियों से मित्रता नहीं बनती है। दिल खोल के गले मिलना पड़ता है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। आपसी फूट उचित नहीं है। आपसी फूट से जनता का नुकसान होता है, लोकतंत्र का नुकसान होता है, जनप्रिय सिद्धांतों का नुकसान होता है, जनप्रिय भावनाओं का नुकसान होता है और जनप्रिय फैसलों का नुकसान होता है। अब मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं। वेरी गुड। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने सुना राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति के चाणक्य चंद्राजी सिंह भी से राजनीति के उनके अनुभव, उनकी स्ट्रेटेजीज और उनके संदेश, मैसेज, और आगे की राजनीति में क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरह की राजनीति होने वाली है, इस सारे प्रकरण के ऊपर और इस सारे माहौल के ऊपर हमने चर्चा की है। चंद्रा जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्लेजर इज एंटायरली माइन, थैंक यू। ओके। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। यह कार्यक्रम पूर्णतः राजनीति को समर्पित है और इस कार्यक्रम में हम राजनीति के ऊपर विशद चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्राजी सिंह भी हमारे साथ होते हैं। आपने उनसे जाना और आज से हमने एक नया फीचर भी इसमें ऐड किया है, जो कि ये हम हर सप्ताह चंद्राजी से जानेंगे कि जनता को, यानी आम आदमी को और राजनीति में रुचि रखने वाले जो आगामी प्रतिभागी हैं राजनीति के, उनको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम अब चर्चा किया करेंगे। तो आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।